जय हिंद दोस्तों। ये बिहार स्पेशल जीके का तीसरा सेशन है जो कि आप लोगों के बीच में तीसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा जो कि एकदम डायरेक्ट हिट करती है एग्ज़ामों में, किसी भी कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में। जैसे कि आइए समय को ना ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए मतलब आप सभी के बीच मैं अब बिहार की प्रमुख अभयारण्य लेके आ गया हूँ। चलिए मतलब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब आइए आप सभी के बीच थोड़ी सी हम बिहार की प्रमुख अभयारण्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बिहार की प्रमुख अभयारण्य कौन कौन सी है। बिहार के ऐसे तो बहुत सारे प्रमुख अभयारण्य जैसे कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे। पहला वन्यजीव अभयारण्य जो कि कौन कहाँ है और किस ज़िला में पड़ता है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आप सभी को पता होगा पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये भी पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण के सबसे लास्ट छोर में है, ठीक है। गोगाबिल झील कटिहार में है, कांवरताल झील बेगूसराय में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य ये आपको गया में है, कुशेश्वर झील ये है आपको दरभंगा में। और आपके बीच ये बहुत सारा जैसे नागी डैम है ये जमुई में है आपको। और क्या बच गया देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है कुशेश्वर बता दिए, पंत वन्यजीव अभयारण्य जो कि नालंदा में पड़ता है, और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य आप सभी को मैंने बताया था कि ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गया में, ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये गया में पड़ता है, ठीक है। बरेला हो गया, सलीम अली हो गया, ये सब वैशाली में पड़ता है आपको, ये सब वन्यजीव अभयारण्य है। और विक्रमशिला डॉल्फिन जो है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये आपको भागलपुर में पड़ता है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे देखिए आप सभी के बीच क्या है। ये पहला उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पश्चिम चंपारण में, ठीक। अब वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम चंपारण में पड़ता है, ठीक है। नागी डैम वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पड़ेगा, जमुई में पड़ेगा। और ये गोगाबिल झील, ये गोगाबिल वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पड़ेगा, कटिहार में पड़ेगा, ठीक। कुशेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पड़ेगा, दरभंगा में पड़ेगा, ठीक है। पंत वन्यजीव अभयारण्य ये नालंदा में पड़ेगा आपको, ठीक। कांवरताल वन्यजीव अभयारण्य ये पड़ेगा बेगूसराय में। भीम बांध ये कहाँ पड़ेगा, मुंगेर में, ठीक। और गौतम बुद्ध ये कहाँ पड़ेगा, ये गया में पड़ेगा। अब ये तो आप सभी के बीच मैंने बता दिया कि बिहार के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन सा है। अब इससे आगे और कुछ रोचक चीज़ आपको बीच रखने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आइए हमारे साथ बने रहिए बोर्ड पे। थोड़ा सा पहले इसे हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को वो चीज़ रोचक चीज़ देंगे। दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आई होप, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे अपने कामों में। तो अब आगे चलते हैं, कुछ अधिनियम को जान लेते हैं कि कौन से अधिनियम में क्या हुई थी या नहीं हुई थी। तो आइए बढ़ते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत 1937 में एक प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, 1935 में के जो भारत शासन अधिनियम है उसी के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में जब ये 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसी समय बिहार की प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात वर्तमान समय में जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय प्रथम प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री ही कहा जाता था उस समय, ठीक है। तो प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खां बने। फिर प्रथम कांग्रेसी जो ये प्रधानमंत्री थे वो कौन बने, श्री कृष्ण सिंह बने थे, जिसे हम बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह को क्या जाना जाता है, बिहार केसरी के नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हम लिख देते हैं। देखिए ये जो है ये अधिनियम 1935 के, ये जो 1935 है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम
के तहत क्या हुआ था 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधान सभा का चुनाव हुआ था। देखिए कब हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसी विधानसभा के चुनाव के तहत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खां बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जो कि मुख्यमंत्री कहा जाता था उस समय। और प्रथम कांग्रेसी आपको ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो भी लिख देते हैं। चुनाव हुआ था जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री निकोष्ट में मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस खां बने। कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस खां बने थे। ठीक है। अब उसके बाद प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, यहाँ तक मैं आप सभी को बता दिया था। ठीक है, अब इससे आगे और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो श्री कृष्ण सिंह है ना, इन्हीं को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। बिहार केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के रूप में श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। बिहार केसरी के रूप में श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। यहाँ तक आप सभी को मैंने बता दिया था कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, आइए अब इससे आगे थोड़ी सी और हमारे बिहार से बहुत सारे दिग्गज नेताएं निकले हैं, जो कि उनके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। देखिए, अब आइए थोड़ी सी हम क्या जानते हैं जो कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के जीवनी के बारे में जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे। देखिए, अब सभी को तो पता होगा ही कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और हमारे भारत के संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, भारत के ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये एक गांधीवादी नेता थे। कैसे नेता थे? गांधीवादी नेता थे। जब हुआ क्या था कि 1915 के दौरान जब साउथ अफ्रीका से जब वापस हमारे महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तो एक लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। ठीक ना, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था। उस दौरान हमारे बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, वहाँ पे जाके उनसे मिले थे।
किन से मिले थे? वो महात्मा गांधी से जाके मिले थे। और महात्मा गांधी से मिलने के दौरान उन्होंने हमारे बिहार की कुछ समस्या बताई कि सर हमारे बिहार में कुछ ऐसी एक अवधारणा बन गई है जो कि अंग्रेज़ों ने परेशान करके रखा है। ये 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती का उत्पादन करना पड़ रहा है, जो कि नील की खेती एक बार जिस भूमि में उपज हो जाती थी उसके बाद वो भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, जिससे किसानों की वहाँ पे दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वहाँ उन लोगों को मतलब जो फसल उपजाते थे उनसे पेट नहीं भर पाता था, इतनी खराब स्थिति हो गई थी। तो ये राजकुमार शुक्ल के ही आह्वान पे महात्मा गांधी 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो उस समय आए थे, ठीक ना। हमारे बिहार आए और चंपारण में जाके उन्होंने सत्याग्रह शुरुआत की, ठीक। तो उसी दौरान जब चंपारण ये थी 1917 में हमारे बिहार में महात्मा गांधी आए तो हुआ क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के महात्मा गांधी के आह्वान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ के ये मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, ठीक। और उसी दौरान 1934 में इन्हें मुंबई अधिवेशन का प्रथम कांग्रेस का 1934 में मुंबई अधिवेशन का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? कांग्रेस का, ठीक ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र देने के बाद हुआ क्या कि दिसंबर 1947 में इन्हें अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक ना। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने कांग्रेस के कुछ कार्यकाल संभाले। तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के क्या थे? एक प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हमारे ही बिहार की पवित्र भूमि जो कि यहाँ पे जीरादेई में इनका हुआ था, ठीक ना। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी कुछ तथ्य हैं। आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा और ये जानकारी अगर अच्छा लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और बच्चों को इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि एक और हमारे नेता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ हम जान लेते हैं, ठीक ना। किन के बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब ये दिसंबर 1947 में से पहले जब ये हुआ क्या था कि एक ऑपरेशन 0 आवर के तहत उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑपरेशन 0 आवर के तहत उन्हें पकड़ के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। ये बांकीपुर जेल कहाँ है? अपना बिहार की राजधानी पटना में ही है, जो कि आप लोगों को भली भांति पता होगा, ठीक। वो वहाँ पे इनको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद इनको प्रथम ये थे राष्ट्रपति बनाया गया। प्रथम राष्ट्रपति बनाने के बाद इन्हें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हमारे देश में बने हैं सबसे अधिक कार्यकाल इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। आप सभी को भली भांति इसके बारे में जानकारी होगी। आइए अब दूसरे जो सत्याग्रही थे उनके बारे में जानने की हम थोड़ी सी चेष्टा करते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप सभी ने जानते होंगे। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या थे? एक कांग्रेस समाजवादी नेता थे। कैसा नेता थे? ये एक समाजवादी नेता थे। समाजवादी नेता थे। कांग्रेस क्या ये थे? जयप्रकाश नारायण जी क्या थे? एक समाजवादी, कांग्रेसी समाजवादी नेता हुआ करते थे। ये हमारे पटना जो कॉलेज है यहीं पे इनका पठन पाठन का कार्य चल रहा था, ठीक ना।
तो इनके बारे में भी बहुत मस्त इनकी जीवनी है, जो कि आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। जब ये जब इसको अपना स्कूल आवर में थे तो इन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कूदने के बाद इन्हें भी क्या किया गया था कि हजारीबाग जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था। तो हजारीबाग जेल में जब बंद किया गया था ना, तो उस दौरान इन्होंने क्या किए थे, जेल छलांग मार के भाग गए थे। और भागे कहाँ थे, ये नेपाल में चले गए थे, ठीक ना। नेपाल में जाकर एक स्वतंत्र मतलब पार्टी का गठन किए थे, ठीक ना। और देखिए वो जब जयप्रकाश नारायण भागे थे ना, तो उस दिन दिवाली का दिन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भागे हुए थे, वो किस दिन भागे हुए थे। तो ऑप्शन में देता है कि होली के दिन, दिवाली के दिन, और छठ पूजा के दिन, या छठ पूजा, या फिर गुरु नानक जयंती के दिन। ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन देता है, तो इसमें से सही ऑप्शन आपको दीपावली के दिन ही होगा। तो जयप्रकाश नारायण किस दिन भागे थे, वो दीपावली के दिन भागे थे, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक मतलब संगठन का ये किया था। कौन सा संगठन था, वो आज़ाद दास्ता नामक संगठन की स्थापना किया था। और आज़ाद दास्ता नामक स्वतंत्र क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। देखिए आज़ाद दस्ता पूछा जाता है कि आज़ाद दस्ता नामक स्वतंत्र क्रांतिकारी संगठन का ये थी स्थापना किसने किया था, तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण किए थे। और पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ के निवासी थे, तो ये हमारे बिहार के ही निवासी थे, ठीक ना। अब देखिए जयप्रकाश नारायण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 5 जून 1974 ईस्वी को। यही हमारे पटना के गांधी मैदान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, पटना के गांधी मैदान से इन्होंने शुरुआत की थी। ये थी और वहीं पे ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये जब अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बच पा रहा है। जेपी अर्थात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जयप्रकाश नारायण ये 5 जून, कब, 5 जून 1974 ईस्वी को ये पटना के गांधी मैदान से क्या किए थे, आंदोलन की शुरुआत किए थे, ठीक ना। और यहीं पे जब ये शुरुआत किए थे तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ही ने दिए थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण दिए थे, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ हम जान लेते हैं कि जब हमारा ये थी देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी से पहले हमारे बिहार में कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए बिहार जब हमारे देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में 3 बार, कितने बार, 3 बार ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था, 1912 में। दूसरा कब हुआ था, 1922 में। और तीसरा कब हुआ था, 1940 में, ठीक है। अब बारी बारी से इसके बारे में जानने के थोड़ी सी प्रयास करते हैं। देखिए ये 1912 में जब हुआ था ना, तो इसमें क्या था, 1912 में कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में, ठीक है, बांकीपुर पटना में। अब इसकी अध्यक्षता कौन किया था, RN माधवकर ने किया था। RN माधवकर ने किया था, माधवलकर ने किया था, ठीक है, माधवलकर ने किया था, RN माधवकर ने किया था।
और जब 1912 के जो ये थी मतलब बिहार में 3 बार ये थी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें 1912 में ये 22वें क्रम के थे। किस क्रम के थे ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये आज़ादी से पहले आज़ादी से पहले क्या हुआ था? आज़ादी से पहले बिहार में 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ठीक ना, ये सभी को पता है। अब हुआ कब था कि 1912 में, अभी बता ही दिए थे। इसे R.N. माधोलकर ने किया था। R.N. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। R.N. माधोलकर। और ये क्रम से कितने नंबर था? 22वां क्रम का था। ठीक ना, ये 22वां क्रम का था। क्रम से कितना था? 22वां क्रम था। और हुआ कहाँ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक, और इसके और देखिए 1912 जो है ना, इसी अधिवेशन के तहत ये हुम जो है कांग्रेस के जनक कहा जाता था। 1912 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के तहत ही ये हुम को मतलब क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जनक या पिता माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता हो गया। अब देखिए 2 नंबर में 1922 में हुआ था। कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। ठीक, ये क्रम से कितना था? 38वां क्रम का था। ठीक है, देखिए 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ये गया में हुआ था और ये क्रम से 38वां क्रम का था। ठीक है, क्रम से 38वां क्रम का था। और इसको देश बंधु चित्तरंजन दास CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता की थी, इस समय वो जो थे जेल में थे। कौन जेल में थे? चित्तरंजन जो CR दास थे वो उस समय ये जेल में थे। चित्तरंजन दास जी थे, ये जेल में थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। ये 3 नंबर कब हुआ था? 1940। ये 1940 जो ये थी था, ये क्रम से कितना था? 54वां था। ये 1940 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये क्रम से 54वां था। और हुआ कब था? 1940 में। और ये कहाँ हुआ था? ये रामगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में ये थी झारखंड में पड़ता है। ठीक ना, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अब थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं कि आप लोग को बेटर समझ में आएगा। शॉर्ट देखिए, सब कोई लेंदी तरीका से सब कोई पढ़ाता है, लेकिन आप स्मार्ट तरीका से पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको माइंड में रिमाइंड कीजिए कि क्या हो सकता है और कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। शब्दों में लिखना तो अपने बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसको आप स्टैटिक तौर पे कैसे याद रखते हैं ये आपके हाथ में। ठीक ना, तो जैसे कि मैंने बताया, अगर ये ऐसे ही आप चीज़ याद करते हैं ना तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक ना, ये क्रम से कितना है? 54वां नंबर का। ठीक है, ये क्रम से 54वां नंबर के। इसकी अध्यक्ष ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। रामगढ़ जो कि वर्तमान समय में कहाँ पे है? झारखंड में है। लिख देते हैं, झारखंड में है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अब्दुल कलाम आज़ाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। आप सभी को पता होगा, APJ अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखिए, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। अब थोड़ी सी और जान लेते हैं। हम लोग क्या जाने कि बिहार में कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बिहार में 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1912 में, 1922 में, 1940 में। तो 1912 22वां नंबर का था, 1922 38वां नंबर का था, 1940 54वां नंबर का था। और किसने किसने किया था ये सब आप लोग भली भांति ने जान लिया। अब जानने के प्रयास करते हैं कि बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आप सभी को पता होगा। देखिए, बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और वो कब कब हुआ, तो यदि हम लिख देंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग भूल जाइएगा। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, अभी तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब वो कौन कब कब लागू हुआ था, अब इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं क्या, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब तो कर दे दोस्तों, हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, पहली बार कब हुआ था, 1968-69 में हुआ था। कब हुआ था, 1968 से 1969 तक ये पहली बार ये थी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1968 से 69 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दूसरी बार कब हुआ, 1969 से 70। अब बताइए, देखिए सही ट्रिक देखिएगा, 1968 से 69 कब लागू हुआ, 1 साल लागू हुआ यहाँ पे, 1968 से 69, फिर 69 से 70। अब कब लागू हुआ, 1969 से 70। अब देखिए, अब एक चीज़ और मस्त ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, या 3 नंबर में 1972 में तीसरा बार लागू हुआ। अब इसमें आप क्या कीजिए, 5 साल जोड़ दीजिए। कितने, 5 साल आप जोड़ दीजिएगा तो 77 हो जाएगा। 1977 में चौथा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि पहली बार 1968 में लागू हुआ, कि 1968 से 69 रहा, ये राष्ट्रपति शासन है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा बार 1969 से 70 में लागू हुआ, और तीसरा बार 1972, और चौथा बार 1977। अब इसके बाद क्या देखिए, अब इसमें मात्र 3 साल जोड़ दीजिए। 1977 में 3 साल जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1980। ठीक, तो यहाँ पे 5 नंबर में लिख देते हैं, 1980 थी हो गया। अब देखिए, 1980 में अब सीधे छलांग मारिए फट देवर और जाइए कहाँ, 15 साल जाइएगा तो 80 में 15 जोड़िएगा तो कितना होगा, 95 होगा। अब यहाँ पे 6ठा नंबर में 1995, कब, 1995, ये हो गया 6ठा नंबर में। अब बच गया 2। अब बच गया जब 2, तो अब इसमें जोड़ना क्या है, देखिए अब 4 साल जोड़ना है। 1995 में 4 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1999। ठीक है, ये तो हो गया 1999। अब 7 गो हो गया, तो एक बार 15 जोड़े, एक बार 5 जोड़े, एक बार 4 जोड़े। अब इसके बाद अब इसमें क्या जोड़ेंगे, अब देखिए इसमें अब जोड़ेंगे सीधे 6 साल। 6 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2005।
अब इसमें 6 साल हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 साल जोड़ देते हैं तो 2005 में ये आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसके बाद अभी तक राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये पढ़ के? अब इसके बाद मैं आप सभी को थोड़ी सी झील के बारे में बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रहा। आई होप आप सभी को बहुत ही आनंद आया होगा पढ़ के, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। और मेरा एक्सपीरियंस और पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी कहाँ पे त्रुटियाँ हो रही है वो भी मेंशन करें, जिससे मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों के बीच से सही ऐसे कंटेंट में कहीं गड़बड़ी नहीं है, 100% कंटेंट सही है, कहीं पे आपको गलत नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। तब यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों।